आज पश्चिम बंगाल और असम में हो रहा मतदान। पहले चरण के लिए बंगाल में 30, असम में 47 सीटों पर वोटिंग। झारखंड बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई चौकसी। कोरोना के मद्देनजर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों पर होली, नवरात्रि, रामनवमी और शब बारात मनाने पर लगाई गई रोक। टॉपर्स फैक्ट्री सिमुलतला विद्यालय में प्रदर्शन में गिरावट। टॉप 10 में सिमुलतला के महज एक छात्र कैलाश कुमार ने विद्यालय की रखी लाज। चपरा के चौसिया गांव में 7 निश्चय योजना के तहत लगा मोटर चोरी। अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में आवेदन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में जहां 30 सीटों पर तो वहीं पर असम में 47 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस बॉर्डर एरिया पर काफी मुस्तैदी दिखाई दे रही है और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान को लेकर बॉर्डर पर चौकसी भी काफी बढ़ा दी गई है। आज पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल 191 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होगा ईवीएम में कैद। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर में कुल 30 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जिसे देखते हुए दोनों राज्यों की पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, 2 राज्यों में वोटिंग लगातार जारी है। बंगाल में 2 बजे तक 54.90% वोटिंग हुई। असम में 45.24% वोटिंग हुई। और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने पुरुलिया में वोटर्स को पैसे बांटे हैं, जहां पर वोटिंग है आज के दिन। पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से पहले फेज की वोटिंग जारी है। इसमें बंगाल की 30, असम की 47 सीटें शामिल हैं। दोपहर 2 बजे तक यानी कि 7 घंटे में 54.90 और असम में 45.24% वोटिंग हुई। यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया भी गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी, शिकायत भी की। और कांति दक्षिण और कांति उत्तर सीटों पर सुबह 9:13 तक जो वोटिंग के प्रतिशत का आंकड़ा था वो भी संतोषजनक सामने आया। अभी और आंकड़े धीरे धीरे आने बाकी हैं। लेकिन बीजेपी नेता और शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बूथ नंबर 149 पर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अलाउद्दीन नाम के आतंकी को लगाया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी अब दी गई है। लेकिन झारखंड में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया और झारखंड में भी हर तरफ चौकसी बढ़ाई गई है। सीमाओं पर पाबंदियां, शराब की खेप न पहुंचे और भी तमाम ऐसी वस्तुएं जिस पर रोक पूरी तरह से लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो पहले फेज में 30 सीटों पर जहां पर चुनाव है वो पटाशपुर, कांधी उत्तर, भगवानपुर, खेजुरे, कांती दक्षिण, रामनगर, इगरा, दंतन, नयाग्राम, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम, कुशियारी। तो चलिए, ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है? 2 राज्यों में आज का दिन वोटिंग और पहले चरण का मतदान। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड, तमाम सीमाएं लगती हैं पश्चिम बंगाल से, ऐसे में वहां पर कितनी चौकसी है और क्या असर वहां पर दिखाई दे रहा है? राजीव।
देखिए, चूंकि बंगाल का चुनाव है और काफ़ी सेंसेटिव है, तो ऐसे में झारखंड के जो बॉर्डर हैं वहाँ भी काफ़ी चौकसी बरती गई हैं। पहले आप देखेंगे कि झारखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में ये पहले बात लागू की गई थी कि शराब दुकानों को बंद किया गया था चुनाव को देखते हुए। हालांकि बाद में इसको संशोधित किया गया और जो झारखंड से बॉर्डर लगते हैं जो पश्चिम बंगाल के, उन बॉर्डरों के 10 किलोमीटर के दायरे में जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद करने का आदेश जारी किया गया। तो आप आज जहां भी 30 सीटों पे लगभग चुनाव हो रहे हैं जो झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं, चाहे आप झारग्राम की बात करें, बांकुड़ा की बात करें या फिर आप पुरुलिया की बात करें, इन जगहों पे चुनाव हो रहे हैं और ये जगह झारखंड के बॉर्डर से सटते हैं। तो ऐसे में झारखंड पुलिस भी उतना ही अलर्ट है इस पूरे चुनाव को लेकर, ताकि किसी भी तरह के उपद्रव से निपटा जा सके, चुनाव कैसे शांतिपूर्ण हो, झारखंड से कोई व्यवधान न पड़े, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि चुनाव में सीआरपीएफ और तमाम जो केंद्रीय बलों के जवान हैं उनको लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड पुलिस के जवान, बंगाल पुलिस के जवान दोनों तरफ बॉर्डरों पर तैनात हैं कि कोई भी तरह के हिंड्रेंस को रोका जा सके, कोई भी तरह के जो उपद्रवी होते हैं उनको कैसे रोका जा सके और चुनाव शांतिपूर्ण कराया जा सके। इसके लिए झारखंड पुलिस भी उतना ही तैयार है, झारखंड की सरकार भी उतना ही तैयार है। जी, लेकिन राजीव, अगर आज के दिन मतदान की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें रही बंगाल की? क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर जारी है या फिर हिंसा की भी छिटपुट खबरें आई? राजीव, देखिए, छीटपुट जो खबरें होती है हिंसा की, वो तो हर बूथ पे लगभग कुछ ना कुछ उस तरह की खबरें हर राज्यों में जहां भी चुनाव होते हैं छोटी मोटी खबरें आती ही रहती है, लेकिन कोई वैसा बड़ा जो बवाल की बात है वो नहीं कुछ सुनने को अभी तक मिला है। जिस तरह से बंगाल में आप देखेंगे कि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़, हिंसा की खबरें, हत्या की खबरें आ रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा और कई उपद्रवी जो लोग थे उनके द्वारा, लेकिन चुनाव के दौरान काफ़ी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। बहुत बड़ी खबरें वैसी कोई अभी तक नहीं आई है, इन खासकर इन बॉर्डर इलाकों की बात करें वहां से, क्योंकि तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हो या केंद्रीय बलों के जवान हैं वो मुस्तैदी से हर बूथ पे उनको तैनात किया गया है। बंगाल की पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से लगी हुई है और खासकर बॉर्डरों पे झारखंड की पुलिस भी काफ़ी मुस्तैद है कि कोई भी उपद्रव जो है वो झारखंड के तरफ से बंगाल में प्रवेश ना कर पाए और बंगाल के तरफ से कुछ अगर चुनाव के दौरान उपद्रव होते हैं तो वो झारखंड में उसका असर ना पड़े, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था को देखते हुए चुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं। जी, लेकिन आज के दिन जो मतदान का प्रतिशत है अभी तक 2 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए 54.94 के करीब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि राजीव कोरोना काल के दौर में ये संतोषजनक ये आंकड़े हैं, मतलब कि मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। देखिए, चूंकि चुनाव जो है 5 साल में आते हैं, अब आंकड़ा अगर आप उठाएं तो जो चुनाव के प्रतिशत का आंकड़ा होता है वो बंगाल काफ़ी सक्रिय माना जाता है इस मामले में और बंगाल के लोग काफ़ी एक्टिव तरीके से वोट के जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। तो अब हालांकि कोरोना के संक्रमण का दौर है और चुनाव आयोग के तरफ से भी तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं, हिदायत जारी किए गए हैं, हर बूथों पे सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो इससे थोड़ा वोट प्रतिशत में कमी आ रही है, लेकिन लोग काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं और ये देखेंगे कि यही कारण है कि इतनी तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद भी 54% जो है मतदान हो चुके हैं 2 बजे तक और उम्मीद जताई जा रही है कि 60% से 70% से अधिक भी कई जगहों पे मतदान जो है वो हो सकते हैं। तो अब ये देखना है कि मतदान जो लोग कर रहे हैं वो बदलाव के लिए कर रहे हैं या फिर वर्तमान सरकार के कामों से संतुष्ट होकर उनके लिए कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तो चुनाव जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन लोग काफ़ी जागरूक हैं और लोग पे जो लगातार ये खबरें आ रही थी कि हिंसा का जो असर है वो देखने को मिल सकता है, कई बूथों पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, वैसी कोई खबरें नहीं आ रही और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी, लेकिन राजीव, अगर देखा जाए तो कई ऐसी दिग्गज पार्टियां हैं जो अपना किस्मत आजमा रही हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, चाहे मासो की बात करें या फिर जिस तरह से सीएम सोरेन की हम बात करें, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, और तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं जो पहली बार हैं चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल के अंदर, उनका दबदबा कैसा दिखाई दे रहा है अभी तक? क्या कहना था लोगों का, राजीव? देखिए, अगर बंगाल के चुनाव को देखें तो उसका सीधा असर जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है।
जितने भी अभी सीमावर्ती इलाकों में मतदान की प्रक्रिया हो रही है, बंगाल से सटे हुए झारखंड से जो सटे हुए बंगाल के इलाके हैं, वो आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में ये भी काफ़ी हद तक मायने रखेगा कि आदिवासियों पर यहाँ के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे आदिवासियों की हितैषी की बात करने वाली जेएमएम हो या फिर अन्य दल हो, या जो भाजपा लगातार दावा करती है कि आदिवासियों का जो वोट प्रतिशत है वो उनके तरफ ज़्यादा है, हर लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि उन आदिवासियों पे किसका असर पड़ा। क्योंकि ममता बनर्जी तो अपने राज्य के लिए है ही, लेकिन झारखंड के जो आदिवासी नेता हैं, जो आदिवासियों की पार्टी कही जाती है और जिन दलों को आदिवासियों का हितैषी दल कहा जाता है, उनका कितना प्रभाव वहां पड़ा है, ये भी देखने वाली बात होगी। चुनाव परिणाम में ये भी सामने आएगा और एक तरह से कहे कि ये एक वोट बैंक को, आधार को मजबूत करने की भी एक परीक्षा होगी कि झारखंड के जो दल हैं उनका आदिवासियों पर कितना पकड़ है और आगे आने वाले चुनाव में बंगाल की राजनीति में झारखंड के जो राजनीतिक दल है वो कितना प्रभाव डालेंगे। तो तमाम तरह की जो पार्टियां हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, अपने पूरे जोर शोर से प्रसार में लगी हुई थी। हालांकि जेएमएम ने पहले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन बाद में ममता दीदी के साथ वो आ गए थे और तृणमूल कांग्रेस को उनका समर्थन भी प्राप्त है। अब देखना है कि गुरु जी का कितना प्रभाव ममता दीदी को मिलता है। भाजपा जो आजसू को साथ लेकर आई है, तो आजसू का कितना फायदा भाजपा को मिलता है और भाजपा अपने दम पे वहां क्या कर पाती है। जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया है, एनआरसी की बात की गई है, बारी बितरी की बात की गई है, उसका कितना असर बंगाल के चुनाव में पड़ता है और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां क्या पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। एगो स्नैपशॉट ले लो, ले लिया, भेज दिया। और टॉपरों की फैक्ट्री के नाम से जाने जाने वाला सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रदर्शन में साल दर साल गिरावट अब चली आ रही है। नेतरहाट की तर्ज पर सिमुलतला को प्रसिद्ध करने का मुख्यमंत्री का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप 10 में हर साल इस विद्यालय से लगभग आधा दर्जन से बच्चे स्थान प्राप्त करते थे, लेकिन इस साल महज एक छात्र को ही सफलता मिली है। इसके पहले 2019 में महज 3 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान बनाया था। इस साल कैलाश कुमार ने विद्यालय की लाज रख ली और कला संकाय में संयुक्त रूप में पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद कोई भी छात्र टॉप 10 में स्थान नहीं बना पाया। इसको लेकर शिक्षक भी काफी चिंतित हैं। फिलहाल शिक्षकों ने टॉपर कैलाश कुमार को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। आर्ट्स में कैलाश कुमार ने टॉप किया है, यहाँ से उसको हम बधाई देना चाहते हैं और बाकी बच्चों का परिणाम प्राप्त होने के बाद हम कुछ कहेंगे। संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत, आखिर क्या वजह की सिमुलतला का आवासीय विद्यालय जिसके प्रदर्शन में गिरावट, वजह क्या इसके पीछे? देखिए, मैं बता दूं जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ये विद्यालय है और इस विद्यालय पर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी फोकस किए हुए थे। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो नेतरहाट जो विद्यालय है उसकी तर्ज पर गौतम आवासीय विद्यालय के रूप में सिमुलतला में जो है विद्यालय को स्थापित किया गया और इसका मुख्य मकसद ये था कि मेधावी छात्र यहाँ पर जो है उनको किसी तौर पर और शिक्षण पठन पाठन का एक माहौल दिया जाए, जिससे जो है कि एक अच्छा छात्राओं के बीच में जो है उभर कर सामने आया। लेकिन पिछले 2-3 साल 4 साल जो है काफी अच्छा यहाँ पे मैं रहा था परफॉर्मेंस। 2017 में भी जो है खुशबू कुमारी, अमन कुमार, साकिब नौका, सूरज कुमार विज्ञान संकाय में, जबकि
ज्योति कुमारी कला में टॉप 5 में स्थान बनाई थी। उसी तरह 2018 में भी यहाँ पे जो है ना टॉप 5 में कई ने छात्राओं ने अपना परचम लहराया था। 2019 में भी 5 से छात्र छात्राओं ने, 2020 में भी। लेकिन 2021 में क्या कारण रहा, जिन कारणों को ढूंढने में अभी तक वो विद्यालय का जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं सफल हो पाया। क्या कि वो प्रधानाचार्य ने कहा है कि आखिर क्या है, इसकी समीक्षा की जाएगी किन कारणों से। लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि कोरोना काल इसमें हद तक बहुत सारा शिक्षण में जो पठन पाठन का माहौल था उसको जो है बाधित करने का काम किया है। और आगे क्या रणनीति अपनाती है विद्यालय इन टॉपर्स के लिए, और आगे भी टॉपर्स देते रहे। कहा जाता था कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय तो है टॉपर्स की फैक्ट्री है छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन कारणों को अभी ढूंढने में असफल है शिक्षण संस्थान। लेकिन क्या माना जाए प्रशांत, क्या गुणवत्ता में कुछ कमी आई है इसलिए बच्चे बेहतर अंक वहाँ पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बच्चों का अब रुझान धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है पढ़ाई की तरफ, जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसीलिए ग्राफ में गिरावट आ रही है? आकलन क्या कहता है आपका? आकलन तो सीधे तौर पर यह है कि जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो स्टैंडर्ड और मापदंड था वो बीते 4-5 सालों में जिस तरीके से वहाँ पे टॉपर्स आ रहे थे, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या वाणिज्य हो, सभी विषय में वहाँ पे टॉपर्स आ रहे थे। लेकिन अगर वहाँ से अब टॉपर्स नहीं आ रहे हैं तो शिक्षण संस्थान जो है, जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय, उसके जो मापदंड है उस पर तो सवालिया निशान आ रहा कि आखिर ये वहाँ पे क्या कमी रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ क्या कमी रही, या क्या शिक्षकों के में वो रुझान नहीं रहा छात्र छात्राओं के प्रति पठन पाठन में वैसी वहाँ व्यवस्था अब नहीं देखी जा रही है, मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है। इसके पहले कई ऐसे यहाँ के जम्मू के जिलाधिकारी थे जो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे सिमुलतला आवासीय विद्यालय में विजिट करते रहते थे, लेकिन इधर से जो भी जिलाधिकारी होता है, इसके पहले धर्मेंद्र कुमार थे या जो अवनीश कुमार सिंह है, ये वहाँ पे उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में जिस तरह से मॉनिटरिंग किए जाते थे जिलाधिकारी द्वारा, उसका यहाँ मॉनिटरिंग देखने को मिल नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन का उदासीन रवैया और सरकार का भी उदासीन रवैया रहा इस विद्यालय को लेकर, जिसका आज फलाफल है कि परिणाम उतना उभर कर सामने नहीं आया और मात्र एक ही कला में जो है टॉपर में शामिल हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जिक्र किया प्रशांत ने कि वाकई में जो ग्राफ गिरते चले जा रहे हैं इसके पीछे वजह तो है। लेकिन राज्य में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब सरकारी सामानों को भी निशाना बनाने लगे हैं। मामला सोनपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा पंचायत का है, जहां चौसिया गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत लगे मोटरों को चुरा लिया है, जिससे अब वार्ड वासियों को शुद्ध पानी मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि मामले में वार्ड के सदस्य अनीता देवी ने सोनपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस अब मामले की छानबीन में अब जुटी है। जल नल मुख्यमंत्री द्वारा जो मिला गया है वही 4 नंबर भरपूरा पंचायत 4 नंबर वार्ड में चोरी हुआ समरसेबुल का आवेदन, जो चोरी हुआ उसको आवेदन लिखवा कर दे दिए। तो 7 निश्चय योजना में जिस तरह से पलीता लगाने में लगे चोर और जो नल लगे थे सरकार की तरफ से उसको भी ये चोर वहां से उठा ले गए। वहां के लोगों ने फिलहाल मामले में शिकायत तो दर्ज कराई, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जांच अब शुरू की गई है। लेकिन बहुत बड़ी ये घटनाएं भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है लगातार, क्योंकि राजू जायसवाल फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ।
राजू, लगातार चोरी की घटनाएं तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अगर ये जो तस्वीरें सामने आई, जो नल लगा है सरकारी, उसको भी चोर अगर उखाड़ कर लेते चले जाएं, तो फिर भला इसमें अब क्या करे? ना तो प्रशासन अब कुछ कर सकता है, ना आम जनता। राजू, देखा जाए तो ये चोरी जो हुई है कोर्ट का खाज वाली बात साबित कर रही है, क्योंकि नल जल योजना का क्या हाल है पूरे बिहार में मतलब खुले हुई किताब की तरह है, और उसमें भी चोर जो लगी हुई है, जहाँ काम कर रहे हैं उस सामान को भी चोरी कर ले रहे हैं, तो कोर्ट के खाज वाली बात साबित कर रही है। इस संबंध में वहाँ पर FIR भी दर्ज कराए गए हैं। पुलिस तो मामले की जांच कर, अब देखिए पुलिस को कितनी कामयाबी मिलने वाली है या मिल रही है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, लेकिन क्या अभी कुछ पता चला कि कौन वो चोर थे, कैसे आए? ना, इस संबंध में पुलिस कह रही है सिर्फ जांच हो रही है, मगर अभी तक कुछ मालूम नहीं चल पाया कैसे चोरी हुई है, किस तरह चोरी हुई है। मगर लोगों के द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये कहीं न कहीं आसपास के लोगों का ही द्वारा घटना का अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले चोरी रेकी किए होंगे, उसके बाद ही चोरी किए होंगे। ऐसे साधारणतया किसी चोर के बस की बात नहीं है कि सबमर्सिबल उखाड़ के लेके चले जाए। लेकिन क्या इसकी पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं राजू, या फिर ये पहली बार है उस गांव में? नहीं, ये पहली बार घटना घटी, इस तरह की घटना तो नहीं आई हुई है। अलबत्ता नल जल योजना में जो आधे अधूरे पाइप बिछाने का काम कहीं चालू हुआ, कहीं नहीं हुआ, इस तरह की घटना तो घटी है, मगर पहली बार जो है सबमर्सिबल और स्टेबलाइजर दोनों ही चुरा लेना, ये पहली बार ऐसा घटना घटी है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब चोर अब भारी अब पड़े हैं। चोरों का आतंक इस कदर बरकरार है कि अब पुलिस भी अब सोचने लगी है कि आखिर कैसे जाल अब बिछाया जाए, कैसे पकड़ा जाए इन चोरों को, तब जाकर इस तरह की करतूतों पर इनकी लगाम लगेगा। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। पुलिस का यह कहना कि जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। जांच अब लगातार की जा रही है, लेकिन 7 निश्चय योजना, नल जल योजना का जिक्र कई बार किया गया होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन उसी के तहत अगर सरकार अगर काम करवा रही है या फिर प्रशासन भी मुस्तैद है, तो फिर इसमें भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो घाट लगाए बैठे इन तमाम महंगे सामानों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, जो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं आम जनता की राहत के लिए। अब मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने में जुटे ये चोर। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, लगातार जो चोरी की वारदातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं अगर इस तरह की सामने आए, जो सरकार एक सराहनीय कदम उठा रही है लोगों की सुविधाओं के लिए, तब तो फिर शायद सतर्क अब होना पड़ेगा इन चोरों से भी। प्रशांत जी, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की ये चोरी हुई है, इसको आप चोरी तो कह सकते हैं, लेकिन इसको आप इस रूप में भी देखिए कि जो सरकारी सबमर्सिबल है, इसकी चोरी हुई है। मतलब ये कि जो चोरों का हौसला है बिहार में, उस बिहार में जहां पर सुशासन की सरकार है, जहां पर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल नियंत्रण में है, उसमें अगर सरकारी वस्तु भी चोर के टारगेट पर हो, चोर की निगाह में हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इससे कि घाटा हो सकता है सरकार को और नुकसान है, क्योंकि ये 7 निश्चय की चीज है। और 7 निश्चय में हर घर में जो नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें ये सबमर्सिबल लगता है और उसकी चोरी हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि ये चोर जो थे वो 4 की संख्या में थे, और 4 की संख्या में चोर आकर अगर सबमर्सिबल मोटर को चोरी कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है। सागर, चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। तो चोरों के हौसले इस कदर बुलंद, जैसा कि जिक्र किया प्रशांत जी ने भी।
तो अब ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी अब चोरों की नजर है, इसीलिए मुस्तैद अब रहना होगा प्रशासन को और भी ज्यादा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।